जय हिंद आप सभी को। आज हम बात करेंगे बीएसएफ के एससी हेड कांस्टेबल आरओआरएम के रिगार्डिंग। मेरे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि भैया एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम कब है, सैलरी क्या होती है, कट ऑफ कितनी जाएगी। सब बात करेंगे धीरे धीरे करके एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कब होना है। अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा इसके रिगार्डिंग तो मैं अपडेट कर दूंगा। दूसरा बात, कट ऑफ को लेके बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है कि कितना कट ऑफ गया था। हमारे से पिछले वाले बैच यानी कि 2024 से पिछले वाले बैच में कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी और हमारे टाइम में कट ऑफ थोड़ी लो गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी कट ऑफ हो ही जाएगी। कट ऑफ बेसिकली डिपेंड करेगा पेपर की डिफ़िकल्टी के लेवल के ऊपर। अगर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल हाई रही तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगा, और पेपर की डिफ़िकल्टी कम रही तो कट ऑफ हाई जाएगा। आपको ये करना है कि आपको वो गलती नहीं करना है जो सारे करते हैं। हमें जो सब सही कर रहे हैं वो हमें भी सही करना है, और जो सब गलती कर रहे हैं कोशिश करना है कि उसे भी हम सही करने की कोशिश करें। ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ को रिगार्डिंग। आप हर एक मॉक में ध्यान रखो कि अपना बेस्ट दो। इस मॉक में जितना आया, जितना परसेंटाइल आया, अगले मॉक में कोशिश करो कि उससे ज़्यादा परसेंटाइल। मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं। मार्क्स कम बेसी हो सकते हैं पर परसेंटाइल पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें। मेरे शुरू में आए थे 83 84 परसेंटाइल से मैंने शुरू किया था। फर्स्ट टाइम मॉक दिया था, या उससे भी कम गया था, मुझे याद नहीं है। पर लास्ट में RW पे मॉक देते देते हैं मेरे 99 परसेंटाइल के आर पार जाने लगा था। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो और वैसे मार्क्स की बात करें तो मेरे मार्क्स 110 से लेके 150 160 के आसपास के बीच में ही वेरी करते थे। नॉर्मल मैं भी आपकी तरह हूँ। शुरू में मार्क्स थोड़े कम आते थे, 120 130, पर धीरे धीरे करके मार्क्स बढ़ते गए। कभी कभी मार्क्स कम होते थे पर परसेंटाइल डे बाय डे इम्प्रूव होता जाता था। अब मैं बताऊंगा कि बेसिक तैयारी के दौरान शुरू में हमें, जैसे कोई बिगनर है या फिर और लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका फिजिकल क्लियर हो गया, वो एक लेवल तक तो तैयार कर लिए होंगे अपने आप को। अब थोड़ा बूस्ट अप करना है हमें। तो अब उनके बारे में बता दो, जिनका भी बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है उनको कहाँ से शुरू करना है। फिर बूस्टअप के बारे में बताऊंगा। बेसिक में हमें लूसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है, वो उसमें फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी, और ये दोनों उसको अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए हमें जनरल साइंस की। और जनरल नॉलेज में भी जो जीके की आती है लूसेंट की जनरल नॉलेज की, उसमें पीछे कुछ साइंस के दिए हुए वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, उसे भी हमें कवर करना है। ये छोटी छोटी क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बड़े क्वेश्चन जो थोड़े टफ लेवल, अगर पेपर का लेवल टफ आया तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, तो उसके लिए बताऊंगा अभी। पर ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो लूसेंट के जनरल साइंस से आप कवर करिएगा और जनरल नॉलेज वाली बुक से आप कवर करिएगा। अब बात करते हैं हम कि मैंने कौन से चैनल से या कौन से बैच लेके पढ़ा था। मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था। हाँ, RWA ऐप पे वीकली मॉक, उस ऐप पे वीकली मॉक ऑर्गेनाइज होता था जो मैं हर वीक देता था। और मैंने कुछ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का बुक खरीद रखा था प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कोई सा भी रहे उस पर मिल जाएगा आपको। तो उसको आप डेली तो नहीं बोल सकता हूँ, पर एक दिन 2 दिन 3 दिन के गैप में आप उसे दो, अपने आप को अपना लेवल चेक करो कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी। उसके साथ साथ आपको डिक्टेशन का भी तैयारी साथ में ही करना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक बंदा था उसका 94 मार्क्स थे, वो डिक्टेशन में 44 मार्क्स लेके आया। तो 94 प्लस 44 उसके मार्क्स बन गए 138। वो मुझसे ज़्यादा ओवरऑल 250 में से RO के लिए मुझसे ज़्यादा ला दिया।
और मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स थे रा मार्क्स फॉर आर ओ 104 104 मार्क्स, और आरएम के लिए मेरे थे 110 मार्क्स। ये रा मार्क्स की बता रहा हूँ, विदाउट एनी डिक्टेशन। तो उसके 138 बन गए, और मेरे भी 136 बन गए। डिक्टेशन में मेरे थोड़े कम आए थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। इसे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा, उसकी स्पेलिंग की हर एक बारीकियों को देखना होगा कि बिजनेस में क्या है, मैनेजमेंट में क्या है, गारंटी में क्या है। ऐसी ऐसी स्पेलिंग हमें दिमाग में रखना है। बहुत बड़ा स्पेलिंग वो नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मल पैराग्राफ बोलेंगे। और ठीक है, बहुत स्पीड से नहीं बोलते हैं आप, अगर प्रॉपर, हाँ, सेमी कॉलन, हाइफन, पैराग्राफ चेंज में कहाँ से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप कब कैसे, सब वो बोलेंगे आपको। हर एक फुल स्टॉप, कामा, ये सब आपको बैक स्लैश, नो सॉरी, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ये सब होते क्या है सब कुछ, ताकि जब पैराग्राफ बोलें, कामा बोलें, हाइफन बोलें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। अब ये तो रहा डिक्टेशन का। डिक्टेशन हमें छोड़ना नहीं है, साथ में ही चलना है लेके। और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्पीड में कराते हैं। उतना स्पीड में नहीं बोला जाता है, नॉर्मल स्पीड में बोला जाता है, जैसे कि हम आपस में लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, ताकि हम लिख सकें। और आपको और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे चैनल। चैनल में हम बात करेंगे फिजिक्स की। पहले तो बुक के बारे में बता दिया कि बुक में सबसे पहला लूसेंट वाला अपना क्लियर करना है। और सबसे आसान मैथ का है। मैथ के लिए आपको एनसीईआरटी लगानी है, 11 12 पूरी अच्छी से एकदम रट जाना है। प्रोबेबिलिटी वगैरह क्वेश्चन मेरे टाइम में थोड़े कम आए थे, तो उसको उस पर भी आपको, वो तो आपको तैयार होना ही चाहिए, पर ठीक है, उसको भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं। और हाँ, मैथ में एक है हमारे आर एस चैनल पे सर हैं, अविनाश सर, वो मैथ पढ़ाते हैं। उनका सारा वीडियो देख लीजिएगा, मोर देन इनफ है वो। 20 आउट ऑफ 20 के लिए मैथ में मेरे बने थे 20 में से 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चन मेरे सही थे। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का मेरा गलत हो गया था, वो जल्दीबाजी में हुआ था या कैसे हुआ था मुझे नहीं पता, पर वहाँ एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो अविनाश सर से मैथ पढ़िए, नहीं सॉरी, अविनाश नहीं, मुकेश नाम है उस सर का। मुकेश सर से मैथ पढ़िए। वो आर एस सर नाम का चैनल है, वहाँ पढ़ाते हैं। एनडीए का प्रिपरेशन वो करवाते हैं, वहाँ से मैंने मैथ कवर किया था। और फिजिक्स के लिए मैंने आर एस सर से ही पढ़ा था। उनका एक बैच है कृष्णा बैच करके, उसमें 118 120 लेक्चर के आसपास थे। मैंने सारे को 2 3 बार 4 बार, मुझे जहाँ तक लग रहा है 118 वो लेक्चर मैंने पढ़े थे। मतलब रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा किया था मैंने चीज़ों को, ताकि दिमाग में एक एक चीज़ बनी रहे। और आर एस सर का जो फिजिक्स है वो काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा उनका। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे निकाल के लेके आते हैं वो। और फिजिक्स में आर डब्ल्यू ए से भी मैंने पढ़ा था। और फिजिक्स में मैंने आर डब्ल्यू ए में मैंने धर्मेंद्र सर से पढ़ा था, वो प्रैक्टिस के लिए था, वन लाइनर क्वेश्चन। पर हमारे टाइम में जिस लेवल पे हमने तैयारी की थी, उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आया था, उससे थोड़ा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सिर्फ टीचर जितना लेवल, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेपर की जो डिफ़िकल्टी है वही होगी। पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल उससे बढ़ सकती है, उससे कम हो सकती है। जो हमें पढ़ाया गया था उस हिसाब से जो पेपर में आया था वो लॉलीपॉप के समान था, यानी कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ाया गया था, पर आया था पेपर में मेंस लेवल का। मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा, तो उसमें थोड़ा पकड़ बढ़िया था, तो मैंने कर लिया। केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, पर ठीक ठाक था, उतना भी वीक नहीं था। तो अब हम बात करेंगे एक नॉर्मल लेवल आपका तो इनसे तैयार हो जाएगा। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पैसेज को पढ़ने की, समझने की समझ विकसित हो जाएगी, तो पैसेज आएगा उसे करना है। बाकी एंटोनिम सिनोनिम मेरी वीक थी, मैंने उस पर उतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। और बाकी
प्रीपोजिशन कंजक्शन वगैरह थे, तो उसे एक बेसिक आइडिया लगा के मैंने कर दिया। इंग्लिश में मेरे टोटल ठीक ठाक मार्क्स बने थे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से, नेमिंग रिएक्शन जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एकदम टिप्स पे होने चाहिए सारे के सारे। 53-54 नेमिंग रिएक्शन होंगे या उससे कम ही होंगे जहाँ तक है। मैंने जब 12th किया था उस समय मुझे लग रहा था 53-54 थे सारे ओवरऑल मिला के। तो वो टिप्स पे होने चाहिए। अल्कोहल का ओवरऑल नेमिंग रिएक्शन टिप्स पे होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में भी पी ब्लॉक वगैरह, डी ब्लॉक वगैरह अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा उसमें। और 9-10 का भी आपको एक बार केमिस्ट्री गो थ्रू होना है, जैसे कि मेटल नॉन मेटल और एसिड बेस एंड साल्ट, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। और मेन इम्पोर्टेंट बैटरी, देखिए जो हमारा एग्ज़ाम है, हम या तो मैकेनिक के लिए सिलेक्ट हो या ऑपरेटर के लिए सिलेक्ट हो, हमें बैटरी ऑपरेट करना है, तो बैटरी वगैरह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमारे सिलेबस से मिलता जुलता है। अपने दिमाग में ये खाका रखिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चीज़ है, जो डेली हम यहाँ पे नौकरी में यूज करेंगे, वो क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उस हिसाब से भी थोड़ा माइंडसेट रखिएगा। तो बैटरी जब चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो उसमें कौन से आयन कैसे ब्रेक होते हैं, सल्फर आयन कैसे होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये आप अच्छे से क्लियर कर लेना। और मोल कंसेप्ट वगैरह भी थोड़ा दिमाग में खाका रखिएगा। मोल कंसेप्ट ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री का। और जब मैं पढ़ा था तो RWA में भाई अविनाश सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाए थे वो। 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छा निकाल के लेके आए थे वो। अब एग्ज़ाम में मैच करे ना करे वो हमारे लक की बात है कि मैच करे या ना करे, पर एक माइंडसेट तैयार हो जाता है जो टीचर पढ़ाते हैं। तो RWA पे अविनाश सर पढ़ाए थे, काफ़ी बढ़िया था उनका। मैंने यूट्यूब पे जितने प्रैक्टिस सेट उन्होंने कराए थे मैंने सारे देख रखे थे, और मैंने कोई बैच नहीं लिया था। आप भी जितने भी अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे जितने भी चल रहे हैं, सारे वीडियो को अच्छे से उसको एनालाइज करिए। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लीजिएगा। अब मैं बात करूँगा बेसिक लेवल से ऊपर लेवल, यानी कि अगर पेपर की डिफ़िकल्टी थोड़ी टफ आती है तो उस केस में मैं थोड़ा फिजिक्स का आपको गाइड करना चाहूँगा। मैथ में तो बता दिया हूँ, चाहे पेपर लो आए या हाई है, एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाएगी। 11th-12th की एनसीईआरटी अगर आपने क्लियर कर रखी है अच्छे से, टिप्स है, वेक्टर वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अच्छे से है, तो आप कर ले जाओगे। और केमिस्ट्री में भी सेम ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लीजिए, नेमिंग रिएक्शन और एसिड बेस एंड साल्ट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आप मोल कंसेप्ट वगैरह पे अच्छे से अपना पकड़ बना लीजिएगा। बैटरी वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स सब अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अभी बुक वगैरह मेरे पे है नहीं, जितना याद दिमाग में आ रहा है वो बता दे रहा हूँ। आगे आप लोग को डाउट होगा कोई टॉपिक में तो पूछिएगा, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के। फिजिक्स में हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा करके। 11th का सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। इसे तैयार करने का सबसे बेस्ट वे है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का लास्ट में होगा, लास्ट में सारे जितने भी डायमेंशन है उनको क्वांटिटी, सिंबल, डायमेंशन, यूनिट, रिमार्क करके एक पैराग्राफ टाइप के या फिर एक चार्ट है, उसमें सारे के सारे हर एक चैप्टर के पीछे दिए हैं। तो आप उसे अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा कि यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ये सब चैप्टर ठीक है, कर ये बेसिक पता होने चाहिए इसके। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कर ले जाओगे आप, उतना ज़्यादा लेवल अप नहीं रहेगा, पर हो जाएगा।
वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको स्प्रिंग कांस्टेंट जो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, उसमें वो आ सकता है। रोटेशन मोशन में आपको सेंटर ऑफ मास, टार्क वगैरह पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेगुलर शेप अबाउट स्पेसिफिक एरिया, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, उन लोग का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, उसको एक पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन पे से गिरा रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा। जैसे एक स्फेरिकल बॉल है, एक सिलिंड्रिकल बॉल है, तो उसको एक पर्टिकुलर राइट से छोड़ रहे हैं, तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा। टार्क वगैरह पे अच्छे से कर लीजिएगा, ये थोड़ा लेवल अप होगा। ये सारे मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के बेसिक्स, और इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन ढूंढ के, और पीवाईक्यू लगाइए, आपको बेसिक आइडिया लग ही जाएगा। मैंने जेईई मेंस का तैयारी कर रखा था, तो एक दिमाग में खाका था, फार्मूला वगैरह पता था। मैंने मेंस क्लियर कर रखा था, एडवांस में थोड़ा गड़बड़ी हुआ था, तो इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम में मैं कर पाया, क्योंकि फिजिक्स थोड़े अच्छे थे मेरे। और हम बात करेंगे ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी में आप लोग को केपलर लॉ वगैरह अच्छे से ध्यान में रखना है। कैपिटल जी, स्मॉल जी की वैल्यू एव बिलो बिलो द, और सेंटर ऑफ अर्थ में क्या परिवर्तन हो रहा, और अर्थ सरफेस पे, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके वेलोसिटी पे भी आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए कि अपने अर्थ का क्या है, मून का क्या है। ये फार्मूला वगैरह अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग। रेडियस बदलने पे टाइम पीरियड बदलेगा, इसको आपको दिमाग में रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको पेंडुलम मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट है उसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका टाइम पीरियड का क्या, कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर उसके हम अर्थ पे या अदर अदर प्लेनेट पे, मून पे उसका रेडियस चेंज कर रहे हो, तो क्या टाइम पीरियड में अंतर आ रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसको भी आपको बेसिक अपना अच्छे से एनसीईआरटी से देख के कवर अप कर लेना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आप बर्नौली प्रिंसिपल वगैरह पे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें रुक के समय दे के पढ़ना होगा। जैसे बर्नौली प्रिंसिपल वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। विस्कोसिटी क्या होती है, इसके फार्मूले कि क्या किस पे डिपेंड करता है, और सारे लॉ जैसे स्टोक्स लॉ वगैरह क्या है, ये सब हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हमें पता होना चाहिए। इस पर आपको ये सब जो टॉपिक बता रहा हूँ इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसको आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। थ्योरी तो आपको पता होना चाहिए, थ्योरी वन लाइनर के लिए तो कंपलसरी है, पर न्यूमेरिकल के लिए ये सब फार्मूला बनेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या, अब नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये चैप्टर है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन निकल के आएंगे इस चैप्टर से। जैसे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन क्या है, लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या है, लेटेंट हीट का फार्मूला क्या होता है, और ये सब आपको पता होना चाहिए। हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला पता होना चाहिए। हीट ट्रांसफ़र यानी कि के वैल्यू ऑफ के, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब हमें पता होना चाहिए। और इस शुरू में ही मैंने बताया था यूनिट एंड डायमेंशन, तो हर एक चैप्टर जो है उसके लास्ट में जो चार्ट दिया है उसमें दिया है, तो ये सारे इस चैप्टर के जितने भी डायमेंशन है अच्छे से आप क्लियर करिएगा, क्योंकि बेसिक हमें फोर्स, वर्क, ये सब इसका डायमेंशन नहीं पूछेगा, यहाँ से निकल के डायमेंशन आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में हमें थर्मोडायनेमिक्स हमारे में आया था, उतना इम्पोर्टेंट ठीक है, सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है, किसी को अनइम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, पर थर्मोडायनेमिक्स में हमें सारे लाभ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। टाइप ऑफ प्रोसेस लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, सारे जितने भी प्रोसेस है वो सारे पता होना चाहिए। कार्नोट हीट इंजन के बारे में पता होना चाहिए, और किसका वर्क डन कैसे निकलेगा, थर्मल कंडक्टिविटी, सब अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से निचोड़ के पढ़िएगा। एक लाइनर के क्वेश्चन में मत पढ़िएगा। ये सब जितने भी बता रहा हूँ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। फार्मूले अगर टिप्स पे होंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। अब नेक्स्ट आता है काइनेटिक थ्योरी। इसमें लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक सेकेंड, थर्मोडायनेमिक्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है
जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो गामा की वैल्यू होती है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू होती है, ये सारे चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये फार्मूला टिप्स पे रखना है अच्छे से। मैंने अपने रूम में सारे सारे फिजिक्स के हर एक चैप्टर के सारे फार्मूले चिपका रखे थे शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि दीवार में अगर देखो तो सारी फिजिक्स सामने दिखनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स 40 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन का है। तो अच्छे से हर एक यही सिलेक्शन दिलाएगा, या तो ये सिलेक्शन से बहुत दूर लेके जाएगा या तो पास करा देगा। और नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी। इसमें लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाइक मोनो डाया पॉली एटॉमिक गैसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑसिलेशन। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह अच्छे से क्लियर कर लेना आप, जैसे टाइम पीरियड लेंथ के हिसाब से वेरी करता है तो शेप अलग अलग शेप का क्या होगा, जी चेंज होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब आपको दिमाग में रखना है। अगला चैप्टर वेव्स। इसमें इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स वगैरह अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्मॉल डी कैपिटल डी की वैल्यू अच्छे से इसको देख लीजिएगा, फार्मूला वगैरह। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर के बारे में, सारे चैप्टर के बारे में। 11th से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th का फिजिक्स। अगर समझ लिए 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 11th से, तो 30 क्वेश्चन आएंगे 12th से, या हो सकता है थोड़ा वेरी करे, पर 12th का वेटेज ज़्यादा है। 12th में हर एक चैप्टर यूनिक है और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इन्हें हमें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे फार्मूले और इसके डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक एप्सिलॉन नॉट वैल्यू, सब एक एक चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। बुक है नहीं मेरे पास, बस ऐसे ही दिमाग में आ रहा थोड़ा थोड़ा करके, चैप्टर का नाम लिख रखा हूँ बस, और उस टाइम जो तैयारी किया था उस समय जो जो दिमाग में था वो बोल रहा हूँ। बेसिकली हमें टाइम नहीं मिलता ड्यूटी से आने के बाद, तो अच्छे से उसके बारे में एनालाइज अभी नहीं कर पाया हूँ, पर जहाँ तक उम्मीद है सही बता रहा हूँ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना हम लोग। चार्जेस, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रखिएगा कि 2 चार्ज रखे हैं, तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि वो स्टेबल हो जाए, सारे बैलेंस हो जाए, या 2r पे या फिर इनफाइनाइट पे क्या कैसे रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। अगर चार्ज की वैल्यू अलग अलग कर दें, या फिर 2 क्यों 3 क्यों, यानी कि चार्ज डबल ट्रिपल कर दें तो डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर 3 चार्ज को स्टेबल करना है तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्वेश्चन बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्सेस पे क्वेश्चन बनेंगे, ये सब टॉपिक को स्किप हम नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी, इसके सारे एनसीईआरटी, बेसिकली आप एनसीईआरटी से ऊपर मत जाइएगा। एनसीईआरटी में जो सारे फार्मूले दिए हैं उस पर कुछ कोशिश करिएगा कि न्यूमेरिकल कर लें। नॉर्मल बुक से भी, एनसीईआरटी से भी आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, और साइड बुक आपने जो भी रखा होगा, व्हाट एवर यू जो आपने पढ़ा होगा 12th में, साइड बुक उसमें का जितना न्यूमेरिकल होगा अच्छे से सारे, इन सारे चैप्टर में जो सारे फार्मूले हैं उस पर न्यूमेरिकल ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, और सारे फार्मूले टिप्स पे होने चाहिए। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये ध्यान में रखना है, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, ये सब ध्यान में रखना है। और पिछले वाला चैप्टर जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगा, चार्ज के बेसिस पे कैसे वेरी करेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो दो मीडियम के बीच में कोई तीसरा चीज़ डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कैसे वेरी कर रहा है, इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसको अच्छे से आप रखिएगा दिमाग में। ये हमारे टाइम में क्वेश्चन बना था कि 2 प्लेट है, उसके बीच में एक वुडन ब्लॉक डाला जा रहा था, उसके हिसाब से कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी कर रही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और PYQ जो करंट में आया है उसको देखिएगा, और हर एक चैप्टर को अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करिए, उस हिसाब से फिर उस चैप्टर को एनालाइज करिए कि यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन बनाया तो हम ये कर पा रहे हैं, या ये फार्मूला से हमारी मिसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसी चैप्टर में सेल इन सीरीज एंड पैरेलल हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। मेरे टाइम में एक बहुत सा
बहुत स्मॉल सा क्वेश्चन बना था जिसमें मैं कंफ्यूज हो गया था। इक्वल टू जे इंटू रो, ये मैं कंफ्यूज हो गया था कि इस फार्मूला का, बहुत बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन। और रजिस्टेंस फाइंड करना, ये सब आप लोग अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको वन लाइनर भी फंसा सकता है और बड़े क्वेश्चन भी। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मूविंग मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग आपको सोलेनॉइड वगैरह अच्छे से प्रॉपर अच्छे से सारे सोलेनॉइड के बारे में पता होना चाहिए, और इसके डायमेंशन अच्छे से हर एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब अच्छे से करना चाहिए। और जैसे और एक सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, एग्जैक्ट उस टॉपिक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ना बुक है मेरे पे, नहीं तो मैं देख के भी क्लियर कर देता। तो ये आप अच्छे से क्लियर कर लेना इसको। और ये RS चैनल पे कृष्णा बैच में वो सर बताएं अच्छे से उस टॉपिक के एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं आ रहा। अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सारे लॉ जितने भी लॉ है, फैराडे लॉ, जितने भी लॉ है, सब फिजिक्स में जितने लॉ हैं सारे एक एक अलग से निकाल के लिख के रखिएगा आप लोग, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लॉ थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसको हम अच्छे से रखना पड़ेगा। तो और ये हम यूज होते ही होते हैं। और हम एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब अच्छे से, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये अच्छे से दिमाग में रखिए। क्योंकि ये ट्रेनिंग में भी हमें सिखाया गया था कि आपका एसी जनरेटर कैसे काम करता है, डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, तो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम आगे बात करते हैं एसी चैप्टर, एसी पे इसमें हमें RC, LC, ये सब टिप्स पे होने चाहिए, सारे के ग्राफ टिप्स पे होने चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, फार्मूला नहीं रटना है, समझना है कि रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, पावर फैक्टर में क्या हो रहा है, मतलब डीप थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ना है। क्योंकि ये सब हमारे ट्रेनिंग में पढ़ाया गया था और ये एग्ज़ाम में बनेंगे ही बनेंगे। वेब्स में हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छे से इसको क्लियर करिएगा। जैसे कि B बराबर स्पीड ऑफ लाइट बराबर 1/√में μ/0, ये सब क्वेश्चन अच्छे से रख लीजिएगा दिमाग में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप अच्छे से इसको रखिएगा, जैसे कि कौन सा रे पहले आ रहा है, कौन सा रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है, गामा रेज टू रेडियो वेव, ये सब कब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कब वेवलेंथ बढ़ रहा है, सब एक एक चीज़ आप टिप्स पे रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ हम बताएंगे कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में हमें ये TIR के बेसिस पे, ऑप्टिकल फाइबर के बेसिस पे क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया गया था। तो ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। मैं अपने ट्रेनिंग को और एग्ज़ाम को सारे को मिक्स करके अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो इसको अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा, एनालाइज करें। और बेसिक क्वेश्चन जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट और इमेज का जो क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ UV, इसका क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर करिएगा। ये मैंने अच्छे से काफ़ी पढ़ा था। और जैसे कि लेंस मिरर क्वेश्चन, प्रिज्म का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में थोड़े कम आएंगे पर आ सकते हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला दिमाग में रखिएगा। और अब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये अच्छे से दिमाग में रखिएगा। सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये सब टॉपिक है, अच्छे से दिमाग में रखिएगा।
और अगला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह अच्छे से देखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इसमें जितने भी ग्राफ वगैरह हैं अच्छे से दिमाग में रखना है, हमें सारे पढ़ के जानना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये सब न्यूमेरिकल आएंगे इस पर। और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हमें दिमाग में रखना है। इस फार्मूले पे क्वेश्चन आएंगे। वेव नेचर ऑफ डुअल वेव नेचर ऑफ मैटर, ये आएगा। ये जितने टॉपिक बता रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एटम, अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं एटम। एटम में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जो है उसका रेडियस और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये सब हमें अच्छे से पढ़ना है। इमिशन लाइन, ये अच्छे से हमें दिमाग में रखना है। एनर्जी लेवल, ये सब क्वेश्चन बनेंगे, इन पर न्यूमेरिकल आएंगे। थ्योरी तो थ्योरी, आपको थ्योरी क्लियर तो होना ही होना चाहिए, सारे चैप्टर के थ्योरी क्लियर होना चाहिए। और ये सब जितने भी मैं टॉपिक बोल रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल के लिए ही बोल रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल पक्का इन पे एक बार देख लीजिएगा। बहुत हाई फाई नहीं देखना है, पर बेसिक आपको देख के ही जाना है साइड बुक से, और एनसीईआरटी से ये टॉपिक उठाइएगा। और न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मीन लाइफ हाफ लाइफ टाइम पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। हमारे में बना था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। और रेडियस वगैरह अच्छे से इसका देख लीजिएगा फार्मूला। और लास्ट चैप्टर है इसका सेमीकंडक्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के रिगार्डिंग। जीनर डायोड वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। रेक्टिफायर कैसे, क्या रेक्टिफायर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप करके जाइएगा। सेमीकंडक्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग टॉपिक दिए गए हैं, एक एक चीज़, एक एक बेसिक थ्योरी अच्छे से क्लियर कर रखिएगा। बोर्ड में पढ़ते टाइम मैंने सचिन सर से पढ़ा था, तो थ्योरी वो बहुत अच्छा पढ़ाए थे, और उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर यह आर एस सर आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे। और एनसीईआरटी इनफ है, बहुत ज़्यादा हाई फाई में नहीं पढ़ना है। सोर्स कहाँ से पढ़ना है, लूसेंट का बुक कवर अप करना है, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज प्लस में एनसीईआरटी, ये रही फिजिक्स की। अगर इतना कर लिए और पीवाईक्यू कर लिए, फिजिक्स का लेवल कितना भी ज़्यादा है कितना भी कम है आप कर ले जाओगे। मैथ में अभी मुकेश सर, आर एस सर चैनल पे मुकेश सर से पढ़ लीजिएगा मैथ प्रॉपर। अब मुझे याद नहीं है कि अभी पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं उस चैनल पे, पर अगर उनके वीडियो होंगे उस पर तो सारे के सारे अच्छे से कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री अविनाश सर हमारे टाइम पे पढ़ाए थे। इस समय RWA पे कौन पढ़ा रहा मैंने देखा नहीं है, पर आपको एनसीईआरटी तो गो थ्रू होना ही होना है। 11th 12th और 9th 10th की, अगर टाइम है, जब तक टाइम मिल रहा है आपको, जब तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को आप गो थ्रू होइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन सारे के सारे याद होने चाहिए। और रही बात जीके की, तो जीके उतना ज़्यादा मेरा क्लियर अच्छा नहीं है। मैंने नॉर्मल कुमार गौरव सर से बेसिक पढ़ा था। बाकी जैसे ट्रॉफी हो गया, स्पोर्ट वगैरह हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब अच्छे से क्लियर करना। ये नहीं कि मेरा अच्छा नहीं है तो आप भी स्किप करोगे, अदर एग्ज़ाम के लिए भी तो काम देगा। तो आप लोग जीके में बेसिक स्टैटिक जीके वगैरह तो क्लियर कर रखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, दिमाग में खाका बैठा के रखिएगा। मुझे लगता है मैंने लगभग सिलेबस वगैरह के बारे में, सिलेबस नहीं पर टॉपिक फिजिक्स का, मैथ का क्या कैसे पढ़ना है आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। ट्रेनिंग में आपकी सैलरी नियर अबाउट 45-46 के आसपास आएगी। और आफ्टर ट्रेनिंग जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, रिस्क अलाउंस वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग पे रिस्क अलाउंस नहीं मिलते हैं। तो रिस्क अलाउंस ऐड होने के बाद 50+ जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया पे पोस्टेड है, हार्ड एरिया, नॉर्मल एरिया, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। नॉर्मल एरिया में तो 7,500 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जो भी आपकी सैलरी है। तो वहीं 52-53 आपको मिल जाएगा नॉर्मल फैमिली के बच्चे के लिए।
स्ट्रगलिंग लाइफ के बच्चों के लिए इतनी सैलरी बहुत है। अब रही बात आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग बॉर्डर पे होती है तो आपको पढ़ने का टाइम बहुत मिलेगा, बहुत आराम से आप पढ़ लिख सकते हो, दूसरे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और ये भी बुरा नहीं है, जहाँ हम बेरोज़गार है वहाँ एक रोज़गार है, देश सेवा का भी मौका मिलेगा, आप कर सकते हैं, अच्छा है, बढ़िया है। और ये और अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में है तो आपको थोड़ा हेडक्वार्टर में काम ज़्यादा रहेगा, तो टाइम थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा क्या बहुत कम मिलेगा पढ़ने को। लेकिन अगर बॉर्डर एरिया में है तो थोड़ा पीस एरिया में, पीस एरिया नॉर्मल एरिया कोई भी रहे, आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, आप कर सकते हो। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया आरओ बेटर है या आरएम बेटर है। दोनों अपने जगह बेस्ट है, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। अब यहाँ पे मैं नुकसान ना बताऊँ ना फ़ायदा बताऊँ, आप लोग सिलेक्शन लो, भगवान जिसमें सेलेक्ट कर दे वही बेहतर है आपके लिए। और पढ़ने का टाइम दोनों मिलेगा, आप दोनों कर सकते हैं। आरओ का स्पेसिफिक टास्क है, आरएम का अलग टास्क है, दोनों की जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं, दोनों में गलती नहीं कर सकते हैं हम। अगर गलती की है तो फिर तो दोनों बेहतर है। हाँ, आरएम में थोड़ी फैमिली लाइफ आपको मिल जाएगी, पर शुरू में तो नहीं मिलेगी। जब तक आप सब इंस्पेक्टर वगैरह नहीं बनते हैं तब तक आरएम में मुश्किल ही फैमिली लाइफ मिले। पर फौज में फैमिली लाइफ थोड़ी कम है, थोड़ी क्या, थोड़ी डिफ़िकल्ट है फैमिली लाइफ, फैमिली को रखना। पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही नहीं है, डिपेंड करेगा आपके सीनियर, आपके सीईओ कैसे हैं। अगर अच्छे हैं और आपको काम आता है तो आप फैमिली के साथ हेडक्वार्टर में रुक सकते हैं। और आरएम में थोड़ा कंप्यूटर वगैरह भी आता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, थोड़ी बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। और कंप्यूटर में थोड़ी नेटवर्किंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, राउटर, स्विच, हब क्या होते हैं, ये सब बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए आरएम के लिए। आरएम के पेपर में आ सकता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब हमारे जॉब का पार्ट है, तो पेपर में आएगा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए। कट ऑफ का तो मैंने क्लियर ही कर दिया, कट ऑफ में अपना बेस्ट दीजिए, जितना है उतना बेहतर है। किसी से कंपेयर मत करिए, खुद से कंपेयर करिए कि अगर आज मेरा 50% आ रहा तो अगले दिन 51 ही आए, पर 50 से कम ना जाए। कोशिश करिए कि बेस ही बढ़े। और ऐसे बोलना कि 120 कट ऑफ जाएगी, 150 जाएगी, 200 में से 180 जाएगी, ये बोलना गलत है मेरे अनुसार। डिपेंड करेगा पेपर की डिफ़िकल्टी के ऊपर। पेपर टफ, कट ऑफ डाउन, पेपर आसान, कट ऑफ हाई। पर वो गलती मत करिएगा जो कोई नहीं कर रहा। जो सब सही कर रहे हैं वो आपको भी सही करना है, जो सब गलत कर रहे हैं वो आपको गलत नहीं करना है। आप सिलेक्शन आराम से ले जाओगे। और ठीक है, जिसे देश सेवा करना है आ जाओ।